नमस्कार, खबरों में मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले बात करते हैं हम सिक्किम की। सिक्किम में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ और उससे हुई तबाही में मरने वालों की संख्या 50 से ऊपर हो गई है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक तीस्ता नदी से 22 शव बरामद किए गए हैं। 142 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। इस बीच सिक्किम सरकार ने पर्यटकों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर उन्हें अभी यहां आने से मना किया है। वहीं जहां ये हादसा हुआ है वहां से पर्यटकों को निकालने का काम किया जा रहा है। अब तक 2500 लोगों को निकाला गया है। यहां अब भी 3000 लोग फंसे हुए हैं, जबकि अलग अलग जगह बनाए गए राहत शिविरों में करीब 6000 लोग रह रहे हैं। इस पर और जानकारी हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता जो वहां पहुंचे वो दे रहे हैं। सिक्किम जैसे राज्य जहां घाने आबादी वाले इलाका कम है और कई सारे लोग मजदूर के हिसाब से यहाँ काम करने आते हैं, वहाँ जब ऐसे दुर्घटना हो जाते हैं तब उनके लिए जगह ढूंढना मुश्किल होता है। तो लेबरर्स हर जगह है, माइग्रेंट लेबरर्स हर जगह होता है, सिक्किम में भी है। और सिक्किम में यहाँ जो बिहारी धर्मशाला है, यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं जिन्होंने यहाँ अब फंसे हैं क्योंकि वो यहाँ काम करते हैं। तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से हैं ये बताइए, और क्या काम के लिए यहाँ आए थे और क्या काम कर रहे थे? हम लोग सब किशनगंज का है सर। किशनगंज जी, बिहार से। हाँ, तो क्या काम कर रहे थे यहाँ पे? काम कर रहे हैं, कुली काम भारी बोक रहे हैं, कोई दुकान में है, कोई बाजार में है। तो आप लोग कहाँ थे जब ये बाढ़ आया तीस्ता में, और क्या कर रहे थे उस वक्त? रूम में थे, अपना अपना रूम में। अच्छा, आप कहाँ है? आपका रूम है? बचे हैं? नहीं है, नहीं बचा है, सब लेके चला गया है। कपड़ा उपड़ा जो पहना है वही बचा है, बाकी सब लेके चला गया है। तो आप जैसे जो लोग बाहर आते हैं, जैसे बिहार से आते हैं या कहीं जगह से आते हैं काम करने, जब ऐसे हादसा हो जाते हैं तो आपका ना सिर्फ घर जाने का चिंता होता है बल्कि आपके जो कमाई है, रोजगार, वो भी बंद हो जाते हैं। इसको लेकर कैसा चिंता है? वो भी चला गया है सर। बैग में रखा था, किसी का एटीजी में था, किसी का पेटी में था, सब चला गया है। हम लोग अभी घर जाने के लिए बेबस है यहाँ। कमाई भी पूरा चला गया? कमाई भी चला गया है। और कोई है जिसका कमाई पूरा चला गया है यहाँ पे? सबका है, सबका कमाई चला गया है। जो किशनगंज से? जी, किशनगंज, सब किशनगंज का है सर। तो आप लोग अब क्या सोच रहे हैं, कैसे जाएंगे? गाड़ी उली मिल जाएगा हम लोग का सरकार का तरफ से, तो हम लोग जा सकते हैं, जब चले जाएंगे। तब तक यहाँ धर्मशाला, बिहारी धर्मशाला में? हाँ। तो और चिंता भी है कि कब काम पे वापस आएंगे, क्योंकि मजबूरी है काम करना सबका। काम पे वापस कब आना है, इसको लेकर सोचे हैं? सोचे हैं, तो चालू होगा तो तब ना आएंगे। यहाँ पर सब सफाई हो जाएगा तब आएंगे। अभी तो कोई चांस है नहीं। अभी तो खाने का एकदम हालत खराब हो गया, सब जितना जा कपड़ा उपड़ा सब चला गया खुला में। आप भी किशनगंज से हैं? किशनगंज से है। तो जैसे मैं कह रहा था, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो मजदूर आते हैं बाहर से, उनके लिए भी एक चिंता का विषय ये बन गया है कि वो कैसे अपना काम करे, कैसे अपना काम पे वापस आए। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ बिहारी धर्मशाला जो है, यहाँ पे मजदूर जो सिक्किम में काम करने आए हैं वो फंसे हुए हैं। और उनके मन में ना सिर्फ अपने बचाया हुआ कमाई खोने का चिंता है, बल्कि आगे जाके क्या करेंगे। जो उन्होंने कमा के बचाया था वो तो चला गया, आगे जाकर आने वाले दिनों में क्या करेंगे, कैसे अपनी ज़िंदगी बिताएंगे, इसको लेकर भी इनका चिंता है। सिंगतम सिक्किम से कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सोनम वांगचुक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पर्यावरणविद हैं। बहुत स्वागत है आपका सोनम जी, हमसे जुड़ने के लिए इस खास चर्चा पर। ये जो हादसा हुआ है सिक्किम में, वो कई स्टडीज़ जो हैं ऐसा बता रही हैं कि इसमें इस तरह के जो ग्लेशियल लेक्स जो है, जो इस तरह से बर्स्ट आउट कर जाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा भारत और पाकिस्तान ही जो हैं वो खतरे में है, सबसे ज़्यादा भारतीय खतरे में है। तो ये एक सिर्फ क्लाउड बर्स्ट का मामला नहीं है, इससे भी कहीं ज्यादा आगे का है। जी जी जी, हिंदू कुश हिमालय में, पूरे हिमालय में ऐसा बहुत खतरा है जहां ग्लेशियर्स जल्दी पिघल रहे हैं, तो वो लेक्स अपने पीछे बनाकर छोड़ रहे हैं। और ये लेक्स वैसे स्थिर रहते हैं, मगर कभी भूचाल आ जाए या कोई एवलांच आ जाए बर्फ का, या फिर लैंडस्लाइड आ जाए, या फिर क्लाउड बर्स्ट हो जाए, ऐसा कुछ भी हो जाए तो उसका स्तर अचानक बदल जाए तो वो अपने छोर को तोड़ सकती हैं और फिर ये एक पूरा का पूरा लेक
लगभग पूरा नीचे आ जाए तो लोगों के लिए बहुत खतरा हो सकता है। सिक्किम के इस लेक के बारे में कई खतरे की घंटियां बजाई गई थी। 2016 में जब हम गए थे, उससे पहले भी ऐसे स्टडीज में देखा गया था कि ये लेक बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इस पे खतरा है। और 2021 में भी एक स्टडी ने कहा। तो ऐसे कई लेक्स हैं जिनसे खतरा हो सकता है। बात मुझे ये लगा कि उतना नुकसान नहीं हुआ जितना मैं सोचता था इससे होगा। साउथ लोनाक लेक के फटने का काफी डर पहले से ही था, मगर जान की जो नुकसान है, माल की तो हाँ पावर प्लांट्स चले गए, मगर लोगों की जानें उस स्तर पर नहीं गए जितना मुझे डर था। जी, ग्लेशियल मेल्टिंग तो अगर हम देखें तो शायद सबसे ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है इस वक्त, जितने भी साइंटिस्ट बता रहे हैं। तो वो तो शायद इमीडिएटली हमारे हाथ में नहीं है कि उसमें कुछ कर सके, लेकिन आगे ऐसी घटना ना हो इसके लिए क्या कोशिशें की जा सकती हैं क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, इस समय यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए? जी, पहली बात तो ग्लेशियल मेल्टिंग भी पहाड़ के लोगों के वजह से तो नहीं है, उनके हाथ में नहीं है, मगर बड़े शहरों के लोग, दिल्ली, मुंबई, बीजिंग, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, यहाँ के लोगों के रहने के जीवन शैली के वजह से ये हो रहा है। और पहाड़ों में लोग ये सजा पा रहे हैं बिना किसी गलती के। तो सबसे पहले तो ये एक संदेश है पूरे दुनिया के लिए कि हम अपनी जीवन शैली बदलें। जैसा कि मैं कहता रहता हूँ, प्लीज लिव सिंपली इन द बिग सिटीज सो दैट पीपल इन द माउंटेन्स सिंपली लिव। वो जी पाए, इतना हो आप इस तरह से जीवन जिएगा। अब ये तो लंबी वो है, बदलाव की बात है, मगर निकट भविष्य में ऐसे सभी लेक्स पे हमें कई चीजें कर सकते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स तो कम से कम हम लगा सकते हैं, ताकि ऐसा कभी हुआ तो लोगों को पहले ही वक्त पे पता चल जाए और वो अपने उन जगहों से हट जाएं। तो एक तो अर्ली वार्निंग सिस्टम, इस लेक पर भी अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारे दल ने 2016 में ही लगाया था, मगर वो फिर लेक में बहुत हलचल, तूफान या वेव्स उठते हैं तो उसके वजह से टूट गया था, नया नहीं लगा पाए थे। और दूसरा, हम लद्दाख में कहते हैं कि ये जो फ्लैश फ्लड वगैरह हैं उससे भिड़ नहीं सकते हैं, तो उसको अवॉइड किया जाए। तो ऐसे जगह जहां पर कभी फ्लैश फ्लड आ सकता है वहां पर आबादी को पहले से ही ना बसने दिया जाए, ऐसे जगहों को फ्लड के लिए, उसके रास्ते के लिए छोड़ा जाए। ये दूसरा कदम हम कर सकते हैं। जी, एक जान का जो नुकसान हुआ है वो तो वापस नहीं हो सकता है, लेकिन जो आप कदम बता रहे हैं वो ज़रूरी हैं, करने पड़ेंगे। एक फैक्टर ये भी है कि पावर प्लांट की आपने बात की जिसे तीस्ता बहा ले गई, और ऐसे ही होता है जब बहुत ज़्यादा फोर्स से पानी आता है। तो ऐसे में क्या इन इलाकों में एक बड़ा, हमेशा ये बहस चलती है कि डेवलपमेंट वर्सेस क्लाइमेट, तो ये इसमें फिर क्या किया जाए? देखिए, ये बात सही है कि जब आप डैम्स बनाएंगे तो ये खतरा भी रहेगा, वो चाहे फिर बाढ़ का हो, क्लाउड बर्स्ट के कारण, ग्लेशियल लेक के कारण, या भूचाल के कारण भी हो सकता है। ऐसे डैम बर्स्ट हो जाएं और उसके बाद बाढ़ आए, तो हम बिजली जो हमारी मांग है, खपत है, जरूरत है, उसके वजह से ये डैम्स बना रहे हैं। तो डैम्स न बनाने के लिए दोबारा मैं यही कहूंगा कि लोगों को अपनी जिंदगी बदलनी होगी, ताकि हमें इतनी ज्यादा बिजली जरूरत ना हो। मतलब अगर हम जिस तरह से अभी बिजली खर्च करते हैं, हर चीज बिजली से ही कराना चाहते हैं, खुद कुछ भी नहीं करना चाहते, सीढ़ियां नहीं चढ़ना चाहते, सामान यहाँ से वहां कुछ भी खुद नहीं करना चाहते, सब बिजली से कराना चाहते हैं, तो ऐसे में ऐसे पावर प्लांट्स बनेंगे ही और फिर ये नुकसान के लिए शिकार भी होंगे। तो मैं ये कहूँगा, या तो हम ऐसे बांध, ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स जो बड़े बड़े हैं, न्यूक्लियर हो तो खतरा है,
सोलर और विंड को हम बढ़ावा दें और इतना खर्च करें कि जितना हम अपना कहते हैं ना चादर देख के, तो जितना हम स्थायी स्रोत हैं, सस्टेनेबल सोर्सेस हैं, उससे बिजली पैदा कर सकें, उतनी जरूरत के हिसाब से हम बिजली खर्चें। तो फिर ऐसे डैम्स इतने ज्यादा स्तर पर बनाने नहीं पड़ेंगे। तो डेवलपमेंट हो मगर हद के अंदर हो, अगर हद से बाहर हो तो फिर प्रकृति हमें ये बता देती है साफ लफ्जों में, जैसा अभी बता रही। जी, आपको लगता है कि जो इलाके हैं, खासकर इस तरफ के पहाड़ों के जो इलाके हैं, उनके लिए डेवलपमेंट का डेफिनेशन शायद कुछ अलग होना चाहिए, ताकि क्लाइमेट जो है, वहाँ का माहौल जो है किसी तरह से ख़राब ना हो और इस तरह की आपदाएं जो हैं वो कम आए? शायद कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत है। जी, डेवलपमेंट ये जो थे जैसे बड़े डैम्स हैं, ये तो इन पहाड़ों के लोगों के काम भी उतना नहीं आता जितना बाकी देश को सप्लाई होता है। मतलब 1200 मेगावाट उस जगह के लोग नहीं इस्तेमाल करेंगे, मगर जब आपदा आए तो उन्हें सहना पड़ेगा। तो ये सिर्फ उस जगह की डेवलपमेंट की बात नहीं है, पूरे देश की जरूरतें कैसे हम संभाल सकें, ताकि कुछ जगहों के लोगों को हम शिकार ना बनाएं। बाकी देश के जो ग्रीड है या उनकी जो रहने की अस्थाई कहेंगे, मतलब टिकाऊ शैली नहीं है जीवन की, उसके लिए इन लोगों को सजा लेना पड़े। तो एक तो इस पूरे तस्वीर को दोबारा सोचना होगा। दूसरा, ये जो पहाड़ हैं यहाँ पर, जैसा आप कह रहे हैं, अलग से सोचना होगा। ये बहुत ही संवेदनशील है। यहाँ अंधाधुंध हम न बड़ी सड़कें बना सकते हैं, न बड़े प्रोजेक्ट्स, होटल्स, ये सब बहुत ही संवेदनशील हैं। तो बिल्कुल यहाँ के लिए अलग मापदंड होना चाहिए किस तरह का विकास हो, और सिर्फ यहाँ के लोगों को नहीं, पूरे आबादी को सोचने की जरूरत है, राष्ट्र को सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, हम सबको सोचने की ज़रूरत है, और लाइफस्टाइल जो चेंज है वो प्रकृति के लिए भी अब बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सोनम वांगचुक हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। और फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। मध्य प्रदेश की 160 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक हो रही है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मौजूद हैं। बीजेपी ने कई सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, वहीं कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार हो रहा है। हालांकि अभी चुनाव तारीख की घोषणा नहीं हुई है। और इस बैठक पर क्या कहना है कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा का, आइए सुनते हैं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता पवन खेड़ा जी हमारे साथ में। पवन जी, आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, इसमें क्या क्या किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी? कहा यह जा रहा है कि 150 उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। अब अंदर जो चर्चा होगी, मैं तो बाहर खड़ा हूं आपके साथ, तो मुझे मालूम नहीं अंदर क्या चर्चा होगी, लेकिन सर फिर भी क्या शाम तक स्पष्ट होगी स्थिति, तो आपको जरूर साझा करें। सर, लेकिन क्या प्राथमिकताएं होंगी उम्मीदवारों को लेकर? किन किन नामों पर क्या क्या योग्यताएं? योग्यता यह होनी चाहिए कि वो जीते, अच्छी छवि के उम्मीदवार हों, कांग्रेस के प्रति और इस देश के प्रति निष्ठावान हों। अच्छा सर, बीजेपी की जो 2 सूचियां जारी हुई हैं उसमें केंद्रीय मंत्री हैं, सांसदों को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा है, काफ़ी आक्रामक सियासी रणनीति उन्होंने बनाई है। उसके मुकाबले सर क्या देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो आपकी पहली सूची है उसको निकालने में देर हो रही है? नहीं, ऐसी कोई देर नहीं हो रही, उनको जल्दी होगी। उनके घर में लड़ाइयाँ बहुत हैं। अच्छा, तो वो जल्दी से जल्दी लड़ाई पे काबू करना चाहते हैं, उनको समय ज़्यादा चाहिए रूठों को मनाने में। हमारे यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है, हम सब माने हुए हैं, एक दूसरे के साथ हैं, मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा सर, कब तक उम्मीद जताई जाए कि आप निश्चिंत रहिए, अभी तो चुनाव ही घोषित नहीं हुआ है, तो इतनी जल्दी क्यों आपको? सर, लेकिन तमाम सियासी पार्टियों को बहुत ज़्यादा जल्दी है, तमाम प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक चुनावी दौरा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर। प्रधानमंत्री तो सरकारी खर्चे पर राजनीति कर रहे हैं,
सरकारी खर्चे पर जाते हैं और वहाँ भाषण देते हैं चुनावी। तो ये गलत है, ये परंपरा गलत डाल रहे हैं प्रधानमंत्री। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो पवन खेड़ा हैं जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो ये कह रहे थे कि जब ये बैठक खत्म होगी तभी ज़्यादा जानकारी सामने आएगी कि आखिर कौन कौन से उम्मीदवार हैं, किन किन नामों पर चर्चा होगी। लेकिन निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर कांग्रेस के अंदर भी काफ़ी हलचल है और तमाम सारी जो बैठक है, इससे पहले भी 3 अक्टूबर को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है, उनकी भी रिपोर्ट जो है वो इस सीईसी की बैठक में रखी जाएगी, उस पर भी चर्चा होगी। दिल्ली से अशोक माले के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। और इस बैठक पर और जानकारी के लिए सीधा चलते हैं रवीश रंजन शुक्ला के पास। रवीश, कितनी देर हो गई इस बैठक को चलते? आज देखिए कादम्बनी तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है सीईसी की बैठक को चलते हुए और ये उम्मीद जताई जा रही है कि अभी 1 से 1.5 घंटे और लग सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे नामों पर चर्चा हो रही है। अभी तक जो सूत्र हैं उनके मुताबिक 160 सीटों पर चर्चा हो रही है और इस चर्चा सीईसी की बैठक से पहले जो कांग्रेस के सिटिंग विधायक हैं, क्योंकि तमाम सारी खबरें ऐसी आई कि कुछ सिटिंग विधायकों के टिकट कट सकते हैं, तो उन सिटिंग विधायकों ने भी आके आला कमान को बोला कि जब कांग्रेस का मुश्किल वक्त था तब वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गए नहीं। ऐसे में ये खबर आ रही है कि उनके टिकट कट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आला कमान को भी उन विधायकों से, जो सिटिंग विधायक हैं, उनसे एक संवेदना है और सूत्रों के जरिए खबर यही पता लग रही है कि जो सिटिंग विधायक हैं उनमें से बहुत अगर कोई है जिसका सर्वे में बहुत नीचे स्थान पर वो आए हैं तभी उनका टिकट कटेगा, बाकी सारे सिटिंग विधायकों को जो है वो दोबारा टिकट मिल सकता है। साथ में ये भी खबर आ रही है कि 90 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर केवल एक एक नाम है, यानी स्क्रीनिंग कमेटी में पहले ही ये तय हो चुका था, एक ही नाम दिया गया है। बाकी जो बची गई सीटें हैं उन पर 2 से 3 नाम हैं। तो चर्चा जो है वो आप सोचिए कि 60 से 70 सीटों पर ज़्यादा चर्चा होगी, बाकी 90 ऐसी सीटें हैं, 90-95 ऐसी सीटें हैं जहां पर एक ही एक नाम है। तो उनमें बहुत ज़्यादा जो है सीईसी के सदस्यों को मुश्किल नहीं आनी चाहिए, लगभग नाम फाइनल ही हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि चूँकि अभी पितृपक्ष चल रहा है तो उसके बाद यानी 14 तारीख के बाद जो है वो चुनावी जो उम्मीदवार हैं उनके घोषणा हो सकती है, उसकी लिस्ट आ सकती है। क्योंकि अभी आप देखिए कि ये पहला ऐसा मौका है कि जब इन राज्यों के चुनाव की तारीख भी नहीं आई है, लेकिन उससे पहले ही जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक कांग्रेस कर रही है। इससे पहले बीजेपी जो है, जो इस समय सत्ता में है, उसकी 2 मीटिंग सीईसी की हो चुकी हैं और 79 नामों के उम्मीदवारों की घोषणा भी बीजेपी कर चुकी है, यानी उसकी 2 लिस्ट आ चुकी है और इन दोनों लिस्टों में केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद तक को वो चुनाव लड़वा रहे हैं। जहां पर ज़्यादा कमज़ोर सीटें मानी जाती वहां पर बीजेपी की रणनीति है कि उन्होंने बड़े चेहरों को उतारा है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले कौन सी रणनीति बनाती है। लेकिन 2-3 बातें जरूर सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि सिटिंग विधायकों के प्रति एक संवेदना है आला कमान की और ज़्यादातर सिटिंग विधायकों का टिकट जो है वो उनको वापस मिलेगा, यानी ज़्यादातर जो सिटिंग विधायक है उनका टिकट नहीं कटेगा, वो अपनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जी, आप नज़र रखें रवीश, हम दोबारा लौटेंगे आपके पास और खबर के लिए इस बैठक के बारे में। फिलहाल रुख करते हैं बीजेपी का। चुनाव जीतने के लिए कैलाश विजयवर्गीय की नई रणनीति है। बोले, जिस बूथ से कांग्रेस को एक भी वोट नहीं, उसके अध्यक्ष को 51,000 मिलेगा। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उन्हें पार्टी ने इंदौर 1 सीट से कैंडिडेट घोषित किया है। वो पहले भी 6 बार विधायक रह चुके हैं। जिस पोलिंग बूथ पे एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा, उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपए दूंगा मैं। 51,000। छत्तीसगढ़ से खबर है। वहां के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल बेहाल है। ताज़ा मामला राजधानी रायपुर से महज 25 किलोमीटर दूर अभनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। इस अस्पताल से एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एक बच्चा मरीज के बगल में सलाइन की बोतल हाथ में पकड़े खड़ा है। मरीज के बैठने के लिए न तो व्हीलचेयर है, न ही सलाइन बोतल को टांगने के लिए कोई स्ट्रेचर। इस पर और जानकारी के लिए सीधा हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी के पास चलते हैं। नीलेश, इसके बारे में आपने पूछताछ तो जरूर की होगी, क्या कहा गया आपको? देखिए, बिल्कुल पूछताछ भी हुई थी और इसमें जो वहाँ पर अधिकारी हैं, बीएमओ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, उनसे मेरी बात हुई थी। प्रद्युम्न सिंह पटेल हैं
उनका कहना था कि एक ट्रेनी नर्सिंग स्टाफ है, उसको जिम्मेदारी दी गई थी और वो जो है बच्चे के हाथ में बोतल पकड़ाकर चली गई। लेकिन जब मैं और भी लोगों से बातचीत किया तो पता चला कि यहाँ पर इस तरह की लापरवाही बहुत आम है। यहाँ पर व्यवस्थाओं के नाम पर जब मरीज आते हैं तो काफी मतलब इसी तरह की दिक्कतें होती हैं। एक बातचीत भी मैंने वहाँ से की थी मरीजों से और एक हालात दिखाए थे थोड़ी देर पहले। वहाँ न तो बेड पे, ये तो ठीक है, एक व्यवस्था नहीं मिली, बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया गया, ये एक वीडियो वायरल हो रहा है। लेकिन अगर आप अस्पताल का अगर हम जायजा लिया जब हमने, तब पता चला कि जो वाटर कूलर लगा है वहाँ पर इतनी गंदगी है कि वहाँ कोई पानी मतलब अपने हाथ वाथ धोने के लिए भी उपयोग ना करे और उसको पीने की व्यवस्था है। सभी बेड जो मरीजों के लिए लगे थे उसमें ना तो चादर थी, ना तो तकिया, ना ही कोई अन्य जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा जो अन्य जरूरत की चीजें हैं, मेडिसिन के लिए जो एक मेडिसिन काउंटर बनाया गया है वहाँ पर भी कोई उपलब्ध नहीं था। पीएमओ जो थे उनका कहना था कि हम इस मामले में जांच करा रहे हैं, पता चला है जबकि नर्सिंग स्टाफ को जो ट्रेनी थी उनको जिम्मेदारी दी गई थी, वो क्यों ऐसा की उनसे हम पूछताछ करेंगे और जो भी जिम्मेदार होगा वो कार्रवाई करेंगे। मतलब ये कुल मिलाकर एक रटा रुटाया जो अधिकारियों का जवाब होता है किसी भी मामले के बाद कि हम जांच करेंगे और जांच के बाद जो भी कुछ आएगा तो हम जो भी जिम्मेदार होगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, उतना ही था। उसके अलावा वो कुछ भी कहने से बचते नजर आए। काफी देर बाद तो वो चर्चा के लिए भी तैयार हुए। मतलब कुल मिला के ये एक तरह से प्रबंधन इसमें जो है उसको दबाने की कोशिश भी करता रहा इस मामले को कि कहीं से भी किसी को जानकारी हाथ न लगे। लेकिन हमारे पास वीडियो चूंकि आ चुका था पहले ही, तो हमने गंभीरता जब उनसे पूछताछ की तो बताया कि जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका नीलेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखते हैं कि कार्रवाई क्या होती है। जबलपुर शहर में 8 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर के निर्माण के दौरान शनिवार देर शाम को एक बड़ा हादसा हो गया। जिस वक्त निर्माण चल रहा था ठीक उसी वक्त फ्लाईओवर का मलबा ढह गया। उस मलबे के साथ ही 4 मजदूर भी फ्लाईओवर से नीचे गिर गए। फ्लाईओवर के नीचे नाली निर्माण के लिए लोहे की छड़ें लगाई गई थीं। मजदूर इन लोहे की छड़ों के ऊपर गिरे जिससे चारों मजदूर बुरी तरह घायल हो गए और मौके पर ही एक मजदूर ने दम तोड़ दिया। बाकी घायलों को बुलडोजर की मदद से बाहर निकाला गया और उन्हें निजी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार पर अब कई संगठन दबाव बना रहे हैं कि वो जल्द से जल्द कास्ट सेंसस रिपोर्ट जारी करें। सरकार दबाव में है क्योंकि माना जा रहा है कि रिपोर्ट सामने आने से लिंगायतों और वोक्कलिगा जाति के कर्नाटक में वर्चस्व खत्म हो सकता है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी ओबीसी हैं। मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट भी कास्ट सेंसस जारी करने का दबाव बना रहे हैं। सिद्धरमैया ने मुख्यमंत्री के तौर पर जो एजुकेशनल एंड सोशल सर्वे 2014 में करवाया था, उसकी रिपोर्ट सिद्धरमैया के गले की फांस बन गया है। इस रिपोर्ट को कांतराजू ने तैयार किया था। जानकारी के मुताबिक इससे लिंगायत और वोक्कलिगा का दबदबा आबादी के आधार पर खत्म हो जाएगा। शेड्यूल्ड कास्ट और मुस्लिम आबादी ओबीसी के साथ काफी आगे है। ऐसे में अब रिपोर्ट जारी करने का दबाव अलग अलग जातियों से सिद्धरमैया पर पड़ रहा है। Some major communities previously in last 75 years in who is the rule the कुछ बड़ी जातियां जो 75 सालों से राज कर रही हैं, वो कास्ट सेंसस जारी ना करने का दबाव बना रही हैं। सिद्धरमैया अहिंसा की बात करते हैं, सबसे पहले वो इस रिपोर्ट को जारी करें। रिलीज द बैकवर्ड कास्ट कमीशन रिपोर्ट, कांतराजू कमीशन रिपोर्ट रिलीज फर्स्ट। एक सेंसस हुआ है, मगर क्या प्रेशर आपको आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को इसको बाहर लाने के लिए? तो इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये महीना 9 to 13 पूरा स्टेट में एक कैंपेन हम कर रहे हैं, एक एजुटेशन कर रहे हैं। कर्नाटका में अब तक लिंगायतों और वोक्कलिगा का दबदबा माना जाता रहा है। इसकी छाप सिद्धरमैया कैबिनेट पर भी दिखती है। 34 सदस्यों वाली सिद्धरमैया कैबिनेट में 7 मंत्री लिंगायत हैं, वोक्कलिगा 5 हैं, अनुसूचित जाति के 6 हैं, अनुसूचित जनजाति के 3, ओबीसी के 6 और 2 मंत्री मुस्लिम हैं।
सिद्धरमैया के कास्ट सर्वे रिपोर्ट के आंकड़ों में जिस धर्म या समाज की आबादी जितनी होगी, मंत्रिमंडल और चुनावों में उसी अनुपात में प्रतिनिधित्व देने की मांग उठेगी। ऐसे में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया काफी दबाव में है। जयप्रकाश हेगड़े अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में जयप्रकाश हेगड़े को बीजेपी लाई थी। उनके पास रिपोर्ट तैयार है, लेकिन उस पर सचिव के हस्ताक्षर नहीं है। मैंने उनसे पहले भी पूछा था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो इस रिपोर्ट को हमें सौंपेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम देख रहे हैं। कास्ट सेंसस रिपोर्ट जारी होने से जिस जाति या धर्म की जनसंख्या जितनी होगी, वो अपना प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल से लेकर चुनावों में उसी अनुपात में मांगेगा। यानी कर्नाटका का पॉलिटिकल डायनेमिक्स बदलेगा। लोकसभा चुनाव सामने है। ऐसे में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उनकी पार्टी ये तय नहीं कर पा रही है कि मौजूदा हालात से कैसे निपटे। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। आगरा के ग्रामीण इलाके से हैरान करने वाली खबर है। 16 साल के एक लड़के ने अपने एक 19 साल के दोस्त के साथ मिलकर अपने टीचर के पांव में गोली मार दी, बस इसलिए कि टीचर के छोटे भाई की एक आरोपी से बहस हुई थी। इसके बाद आरोपी ने इस पर वीडियो बनाया और उसे इंटरनेट पर डाल दिया। तनिष्क पंजाबी की रिपोर्ट। 40 गोली मारनी है, 39 और रह गई है भाई। लॉरेंस बिश्नोई की वीडियो देखते थे, हम उससे प्रभावित होकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से प्रभावित दो लड़कों ने आगरा के एक शिक्षक को गोली मारी और इसके बारे में एक वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट कर दी। सुमित आगरा में शिक्षक हैं और एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं। उन्हें उन्हीं के 16 साल के छात्र ने गोली मार दी। उसके साथ उसका 19 साल का दोस्त भी था। सुमित के छोटे भाई से इस लड़के की बहस हुई। लड़का उसी स्कूल में पढ़ता था। इसके बाद दोनों आरोपी सुमित के कोचिंग सेंटर पहुंचे, वहां बाहर बुलाया और उन्हें पैर पर गोली मार दी। वहां से भागने के बाद दोनों आरोपी रास्ते में रुके और फिर एक गालियों से भरा वीडियो बनाकर अपने कारनामे का बयान रखा और फिर इसे इंटरनेट पर डाल दिया। 40 गोली मारनी है, 39 और रह गई है भाई। हैरान कर देने वाली बात यह है कि वे कहते हैं कि वे लॉरेंस बिश्नोई से प्रभावित हैं, जो फिलहाल जेल में हैं। लॉरेंस बिश्नोई की वीडियो देखते थे, हम उससे प्रभावित होकर और हमने फिर मैंने सुच्चा का रोल निभाया और मेरे दोस्त ने फैजल का रोल निभाया और हमने दहशत फैलाने के लिए एक वीडियो अपलोड कर दी। और फिर हम उसके बाद खनौली आ रहे थे और हमें खनौली की पुलिस ने पकड़ लिया है और हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हमें माफ़ कर दो और हमें जल्दी से जल्दी रिहाई दिला दो। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हाँ, उन्होंने घटना कैद करने के बाद एक वीडियो बनाया और वो वीडियो वायरल भी हुआ, तो इससे सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया। गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहे हैं और विधिक कार्रवाई। हाँ सच्चा, कैसे गोली दी बैठा में। बच्चे इंटरनेट पर क्या देखते हैं, इस पर नियंत्रण पाना बहुत मुश्किल है। इस हैरान कर देने वाली घटना ने इंटरनेट के बुरे असर पर प्रकाश डाला है। क्या अब समय आ गया है कि माँ बाप को बच्चों के इंटरनेट यूज करने पर रोक लगानी चाहिए? आगरा में नसीम के साथ तनिष्क पंजाबी, लखनऊ ब्यूरो से। सच्चा, कैसे गोली दी बैठा में। भारत ने एशियाड में 100 पदकों का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत को 28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 कांस्य, पुरुष कबड्डी, पुरुष क्रिकेट, बैडमिंटन, पुरुष डबल्स में भारत ने गोल्ड जीता है। महिला कबड्डी टीम ने ताइवान को हराकर गोल्ड मेडल जीता। तीरंदाजी में आज भारत को 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक मिला। कल भारत ने पुरुष हॉकी में जापान को 5-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीता था। इस जीत के साथ ही भारतीय हॉकी टीम ने अगले साल होने वाले पेरिस ओलंपिक का टिकट हासिल कर लिया है। एशियाड के भारतीय दल से 10 अक्टूबर को पीएम मोदी भी मिलेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर भारत की इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। लिखा है, एशियन गेम्स में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। भारत के लोग इस बात से रोमांचित हैं कि हम 100 मेडल की उल्लेखनीय उपलब्धि तक पहुंच गए हैं। मैं अपने असाधारण एथलीट्स को हार्दिक बधाई देता हूं, जिनकी कोशिशों से हमें यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। प्रत्येक अति प्रेरणादायक प्रदर्शन ने इतिहास बनाया है और हमारे दिलों को गर्व से भर दिया है।
मैं 10 तारीख को हमारे एशियन गेम्स के दल की मेजबानी करने और हमारे एथलीट्स के साथ बातचीत करने को लेकर उत्सुक हूं। हुई मेडल्स की बौछार, इस बार 100 पार। मैं हमारे सभी खिलाड़ियों को, एथलीट्स को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने वर्तमान और भविष्य के खिलाड़ियों के लिए एक नई प्रेरणा दी है और चीन में जब जब गोल्ड जीता तब तिरंगा शान से लहराया है और 100वां मेडल किसी और गेम में नहीं, भारत की कबड्डी टीम ने जिताया है। एशियन गेम्स के 72 साल के इतिहास में इस बार हमारे एथलीट्स ने कई विश्व रिकॉर्ड तोड़े और बहुत सारे एशियन रिकॉर्ड्स बनाए भी। तो देश की बात में आज इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।